हेलो गाइस, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और मिस्टर अमित झा, आपने जो 100 रुपीज का सपोर्ट किया है उसके लिए भी थैंक यू सो मच। लास्ट एपिसोड में अपने हीरो के जस्ट पीछे से एक पावरफुल अटैक आगे की तरफ आ रहा था। अब उसके आगे जैसे वो अटैक अपने हीरो के पास में पहुंचता है तो वहां पर एक बहुत भयानक धमाका होता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो अपने हीरो के पास प्रोटेक्टिव बैरियर है उसने वहां पर उस अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर लिया था, मतलब कि रोक लिया था। यूनफेंग उस अटैक की तरफ देख के अपने मन में कहता है, ओहो ये कैसी पावरफुल टेक्निक है, इसने सच में मेरे बेसिक प्रोटेक्शन बैरियर को लगभग तोड़ ही दिया था। एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन। उसने जैसे वहां पर दूसरी टेक्निक को एक्टिवेट करा था, जस्ट उसके पीछे वहां पर एक डार्क ब्लैक कलर का बैरियर अपेयर हो गया था जो कि वहां पर आने वाले अटैक को अपने अंदर ऑब्जॉर्ब कर रहा था। वहां पर अटैक हो जाने के बाद वो डार्क बैरियर वहां से गायब हो जाता है। अपना हीरो आगे बढ़ते हुए एक गेट की जांच करते हुए मन में कहता है, ये दरवाजा बहुत रेयर और हार्ड मटेरियल से बनाया गया है। मुझे डर है कि अगर मैं जबरदस्ती घुसा मारकर इसे खोलने की कोशिश करूंगा तो अंदर बैठी लड़की को चोट लग सकती है। तो फिर चलो इसके बजाय मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। और इस बात को कहते हुए वहाँ पर वो जमीन के अंदर अपने हाथ को घुसेड़ देता है और साथ ही वहाँ पर एक और अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मिरेकलस डिवाइन स्ट्रेंथ। और जैसे उसने वहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को यूज करा होता है, वहाँ की जगह पूरी तरह से कांपने लगी थी, जिस चीज को उसके बच्चे दूर खड़े हवा में देख रहे थे। जूजी उस माउंटेन को हिलते हुए देखकर हैरान होके कहता है, लियान शेन जल्दी करो, अंदर चल के देखते हैं आखिर क्या हो रहा है, क्या डैड और लिनलैंड ठीक है। लियान शेन वहाँ पर अपनी स्किल को यूज करके देखने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ ठीक है, लेकिन तभी हैरान होते हुए कहती है, वहाँ पर बहुत तेज रोशनी है, मैं कुछ भी ठीक से नहीं देख सकती। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके उसी जहाज के ऊपर आ गया था। अपने हीरो ने अपनी स्ट्रेंथ पावर यूज करने के साथ में उस गेट के नीचे से हाथ डालकर उस जगह को ही ऊपर की तरफ उठा दिया था। जब वो इस तरह से खड़ा हुआ था तभी दो टेंटिकल बड़े स्पीड में उसको जकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और तुरंत वहाँ पर उसके हाथों को और उसको वहाँ पर जकड़ लिया था। और दोस्तों को पता चलता है ये कोई और नहीं वही लड़की थी जिसने वहाँ पर अपने हीरो को अपनी किसी अजीबोगरीब स्किल के थ्रू अपने मुंह के अंदर से निकलने वाले टेंटिकल से उसको जकड़ लिया था। साथ ही वहाँ पर पागलों के तरीके हंसते हुए कहती है, आखिरकार मैं बाहर आ गई और अब दुनिया कांप उठेगी। जब वो इस तरह से हरकतें कर रही थी अपने हीरो को दूसरी साइड में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बस शांति से उसकी सारी हरकतों को करते हुए देख रहा था। और तभी वहाँ पर वो लड़की आगे कहती है, जब मैं बाहर निकलती हूँ तभी मुझे इतना अच्छा होस्ट मिल जाएगा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, ये बहुत बढ़िया है, मुझे आजाद करने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर दया करते हुए तुम्हारी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगी। इस बात को बोलने के बाद वो फिर से अपने टेंटिकल्स को यूज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ गई थी। और साथ ही दोस्तों हमको पता चलता है उसके मुंह के अंदर बहुत ढेर सारे और टेंटिकल्स बाहर की तरफ निकल रहे थे जो कि सीधे अपने हीरो की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर हंस रहा था। उसको ऐसे हंसते हुए देखकर वो लड़की वहाँ पर एकदम से हैरान हो गई थी। और हमको पता चलता है अपने हीरो ने भी अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उसकी बॉडी को चारों तरफ से जकड़ लिया था। जिस तरह से वंडर वुमन के पास में उसकी रस्सी थी दोस्तों, वैसे यहाँ पर उसकी पावर यूज हो रही थी। अपने आप को इतना कस के जकड़े हुए देखकर वो लड़की वहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। तभी वहाँ पर गुस्से में चिल्ला के कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे जाने दो यहाँ से। अपना हीरो यूनफेंग उसकी तरफ कोल्ड लुक से देखते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, मुझे पता था कि तुम्हारे साथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। क्या तुमको लगता है कि तुम एक बेहतरीन कहानी लेकर आई हो, हालांकि तुम्हारी कहानी बहुत खामियों से भरी हुई थी। वो लड़की वहाँ पर गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, ये सब तुम मुझसे क्या बोल रहे हो। यूनफेंग वहाँ पे उसको आगे बताता है, सबसे पहले जो यहाँ का मिस्टीरियस बैरियर है वो बाहरी लोग को अंदर आने से रोकने के लिए नहीं है, इसके बजाय अंदर के इंसान को बाहर जाने से रोकने के लिए है। दूसरी बात, हाइबरनेशन चैम्बर में आपकी और आपकी माँ की इतना प्यार दिखाने की उसमें बहुत खामियां हैं, क्योंकि तुम्हारी माँ इतनी गंभीर रूप से घायल नहीं थी जिस कारण से कि वो तुम्हें आसानी से सेफ हाउस से बाहर निकाल सकती थी। यूनफेंग की इस तरह की बात सुनकर वो लड़की वहाँ पे घबराते हुए कहती है, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे आजाद क्यों किया। यूनफेंग वहाँ पे इसको बड़े कोल्ड लुक के साथ कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इनविंसिबल हूँ, मैं किसी भी तरह के खतरे या घिनौने चाल से नहीं डरता। इसके अलावा मेरे
बच्चों को तुमने जो अपना कैरेक्टर लिनलैन का बनाया है वो बहुत पसंद है, इसलिए मैं उन्हें निराश करना नहीं चाहता था। युनफैंग की इस तरह की बात सुनकर लिनलैन वहाँ पे क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है, फिर तो मुझे डर है कि मुझे उन्हें निराश करना पड़ेगा। उसके इस तरह के चालाकी भरी हंसी को देखकर अपने हीरो को समझ में नहीं आता, लेकिन तभी अचानक से वो जो रोबोट वहाँ पे रखी हुई थी जो चलती नहीं थी, वो अचानक से अपने हीरो के जस्ट बगल में आकर अपना एक अटैक रेडी कर लिया था। साथ ही वहाँ पर एक बहुत जोरदार अपनी लेजर अटैक कर देती युनफैंग के ऊपर। और इस चीज को देखकर लिनलैन वहाँ पे पागलों के तरीके हंसते हुए कहती है, ये हमारे आधुनिक युग का मिनी न्यूक्लियर एनर्जी है जो बहुत ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी वाली लेजर कैनन है। अब तुम मरो, मैं तुम्हारे बजाय छोटे बच्चों के साथ में ही काम चला लूंगी। जब वहाँ पे वो हंस रही थी तभी हमें दिखाया जाता है जैसे वो लेजर लाइट का अटैक अपने हीरो को लगने वाला था, वहाँ पर एक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है हेवनली डिवोरिंग। और उसके ऐसा करने के साथ में वो जो न्यूक्लियर मिनी लेजर कैनन का अटैक आ रहा था वहाँ पर अपना हीरो अपने मुंह के अंदर डाल लेता है, मतलब उसको खा जाता है। फिर थोड़ा चबाने के साथ में ही फिर वहाँ पर उसी लेजर कैनन की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए वो जो रोबोट उसके ऊपर अटैक करने वाली थी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए कहता है स्प्लाइटिंग अर्थ। और ऐसा करने के साथ में ही वो लेजर कैनन का अटैक उस रोबोट के आर पार निकल गया था उसको तोड़ते हुए। युनफैंग की इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद तो लिनलैन की हालत वहाँ पे टाइट हो चुकी थी। वो इतना ज्यादा घबरा चुकी थी कि उसके पसीने छूट रहे थे, क्योंकि उसने वहाँ पर युनफैंग को कॉमन इंसान समझ लिया था जो कि थोड़ा ही मोड़ा पावरफुल होगा। और लिनफैंग की तरफ देखने के बाद लिनलैन वहाँ पर बुरी तरह कांप रही थी घबराने के कारण। युनफैंग उसको वहाँ पे घबराते हुए देखकर बड़े एटीट्यूड में कहता है, हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते और तुमने पहले ही मेरी जान लेने की कोशिश की है, अब मेरे लिए तुमसे बदला लेना जायज है, मैंने सही कहा ना। युनफैंग को इतना गुस्से में देखकर लिनलैन ने वहाँ पर उसको रिलीज कर दिया था, साथ ही टेंटिकल्स को भी अपने मुंह के अंदर धर लिया था। वहाँ पर घुटनों के बल आते हुए बहुत ज्यादा घबराते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत ज्यादा बहक गई थी, प्लीज मेरी जान को बख्श दो, तुम एक ग्रेट इंसान हो। लिनलैन को हार मानते हुए देखकर युनफैंग ने वहाँ पर अपनी स्किल जो उसके ऊपर एक्टिवेट करी थी, जो एनर्जी से उसको लपेटा हुआ था, उसने वहाँ पर रिलीज कर दिया था, हटा दिया था। दूसरे साइड में लिनलैन अपने हीरो युनफैंग के आगे सर झुकाते हुए कहती है, ग्रेट वन, मुझे छोड़ने के लिए आपका शुक्रिया। युनफैंग वहाँ पर उसको इस तरह की हरकत करते हुए देख रहा था। दूसरे साइड में हमें लिनलैन को दिखाते हैं जिसकी बॉडी वहाँ पर डर के मारे कांप रही थी, साथ ही वहाँ पर वो रो भी रही थी। लेकिन तभी दोस्तों हमको पता चलता है ये सारी बस उसकी एक चाल थी युनफैंग को वहाँ पर अपने जाल में फंसाने के लिए। तभी वहाँ पर वो एकदम से खड़े होते हुए अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करके कहती है डीप हाइप्नोसिस। और ऐसा करने के कारण उसकी आंखों से कुछ एनर्जीज बाहर निकलने लगी थी जो कि सीधे युनफैंग की तरफ आगे बढ़कर उसके अंदर चली जाती हैं। ऐसा होने के कारण युनफैंग वहाँ पर जम गया था, स्टन हो जाता है। तभी वो लड़की वहाँ पर धीरे धीरे हंसते हुए खड़ी होकर कहती है ये 1000 साल पुराना दिमाग है, सहानुभूति हासिल करके दुश्मन को धोखा देने का प्लान। तुम्हें देखकर तो लगता है पक्के तौर से ह्यूमन अभी भी उनके अंदर बहुत ज्यादा सुधार नहीं हो पाया है। जब वो इस तरह से बकवास कर रही थी तभी एकदम से सामने देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और उसकी बॉडी वहाँ पर फिर से घबराहट के मारे कांपना स्टार्ट हो गई थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके लिनलैन के कॉन्शियस डोमिनेशन के अंदर आ गया था, जहाँ पर युनफैंग उसके दिमाग के अंदर आकर उसको देख रहा था। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा और भयानक डीमन उसको दिखाई देता है। युनफैंग को अचानक से वहाँ पर देखकर वो डीमन चिल्ला के कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? कोई भी इंसान सबसे लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करे बिना दिमाग के डायमेंशन में कैसे एंटर कर सकता है? युनफैंग वहाँ पे उस डीमन की तरफ गुस्से में देखते हुए कहता है, तुमने इस इंसान के अंदर आकर गड़बड़ी कर दी है। साथ ही वहाँ पर अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है सोल प्यूरिफाई टेक्निक। और उसके ऐसा करने के साथ में उसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी। उसके अंदर से इतनी लाइट निकलते हुए देखकर वो डीमन वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहता है, नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो तुम, मैं अभी भी तुम्हारे बहुत काम आने लायक हूँ। लेकिन युनफैंग के दोस्त तो युनफैंग है, उसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने अपनी वहाँ पर उसी लाइट को इस्तेमाल करते हुए उस डीमन को वहाँ पे गायब कर दिया था, खत्म कर देता है। हमारा सीन शिफ्ट होके बाहर लिनलैन की बॉडी पे दिखाया जाता है जिसके मुंह से वहाँ पर राल चू रही थी बुरी तरह से। साथ ही वहाँ पर उसकी बॉडी बहुत ज्यादा कांप रही थी, उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। और तभी अचानक से लिनलैन वहाँ पे उल्टी करते हुए एक छोटे से साइबर कीड़े को बाहर की तरफ थूकती है, जो कि देखने में दोस्तों हूबहू उसी डीमन जैसा था। वो कीड़ा जैसे ही वहाँ पर उसके मुंह से निकलता है तो उसके वहाँ पर धुएं छूट रहे थे, मतलब कि दोस्तों अपने हीरो ने उसका शॉर्ट सर्किट कर दिया था। उस कीड़े के निकल
निकल जाने के बाद जो रियल लिन लैन थी वहाँ पर अपने आप होश में आ जाती है और इधर उधर देख रही थी, लेकिन तभी अपने हीरो की तरफ देखकर वो बहुत जरा घबराते हुए कहती है, तुम कौन हो और मेरे पेरेंट्स कहाँ पर हैं? लेकिन उस कीड़े के इफेक्ट के कारण उसकी बॉडी वीक हो चुकी थी और तभी अचानक से वो वहाँ पर बेहोश होते हुए सीधे जमीन पे धड़ाम से गिर गई थी। यूनफेंग वहाँ पे उसके साथ ऐसा होते हुए देख रहा था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर उसके बच्चों की तरफ दिखाते हैं, जो कि वहाँ पर सामने की तरफ देखकर एकदम से हैरान हो गए थे, क्योंकि दोस्तों अपने हीरो यूनफेंग ने उस लड़की को वहाँ पर अपनी गोदी में उठाए लेकर आ रहा था। उसके बच्चे वहाँ पर उसको देखकर खुश होते हुए कहते हैं, लिन लैन क्या तुम ठीक हो? फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर अपना हीरो लिन लैन को लियान जी के पास में ले आया था और वहाँ पे वो उसकी जांच कर रही थी। लेकिन दूसरी साइड में जो उसके बच्चे थे वो वहाँ पर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे। तभी लियान जिन वहाँ पर गहरी सांस छोड़ती है। उसको ऐसा करते हुए देखकर यूनफेंग उससे कहता है, आखिर इसके साथ में क्या गलत हुआ है? लियान जिन अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बस इस बात से हैरान हूँ कि 500 साल पुरानी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इफेक्टेड थी। इस लड़की की बॉडी बस कमजोर हो गई है और सब कुछ ठीक है, बस उसके कॉन्शियसनेस को छोड़ के। जैसे वहाँ पर कुछ वो आगे बोलने वाली थी, यूनफेंग वहाँ पर उसके होठों के ऊपर उंगली रखकर उसके पास आकर धीरे से उसको कुछ बताता है, ब्ला 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 ब्ला, जिसको सुनने के बाद लियान जिन वहाँ पे स्माइल करती है। साथ ही अपने बच्चों के पास जाकर उनको समझाते हुए कहती है, तुम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लिन लैन अब ठीक है, उसे बस थोड़े समय के लिए आराम करने की जरूरत है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग बाहर जाकर खेलो। लिन लैन के बारे में ठीक सुनकर वो बच्चे वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही खेलने के लिए बाहर की तरफ निकल गए थे। उनके जाने के बाद में अपना हीरो लियान जिन को बताता है, ये लगभग 500 साल पुरानी ह्यूमन है, जिस कारण से कि इसका शरीर कमजोर हो गया था, फिर भी उसके पास कमाल की टेक्निक थी। वो जागेगी तो आप उससे उसके समय के मेडिकल स्किल के बारे में पूछ सकती हो और इसके बारे में भी पता लगा सकती हो क्या लियान शेंग को बचाने का कोई तरीका है। लियान जिन वहाँ पर खुश होते हुए कहती है, हाँ ठीक है, मैं ऐसा करूंगी। उसी समय अचानक से बाई हॉक्सिन अपने हीरो से टेलीपैथी के थ्रू बोलती है, रिवर्ट वन प्लीज जल्दी आइए, मैंने कुछ यहाँ पर ढूंढ लिया है। उसके इस मैसेज को सुनने के बाद यूनफेंग वहाँ पर लियान जिन को समझाते हुए कहता है, मुझे अब अपनी फैमिली के पास जाना है, इसलिए प्लीज बच्चों को समझाने में मेरी मदद करो। लियान जिन वहाँ पर उसको ऐसा करते हुए देखकर थोड़ा ब्लेस करते हुए कहती है, हाँ ठीक है। और इसी के साथ यूनफेंग वहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन तभी आगे बढ़ते हुए वो लियान जिन की तरफ देखते हुए कहता है, एक पेरेंट्स होने के रूप में हम हमेशा अपने बच्चों को सबसे आगे रखेंगे। लियान जिन वहाँ पर खुश होते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात को सुनूंगी। यूनफेंग वहाँ पर फिर से उससे कहता है, प्लीज बच्चों को गुड बाय कहने में मेरी मदद करो, मैं कोशिश करूंगा कि उनसे मिलने के लिए मैं बार बार आऊँ। और इसी के साथ यूनफेंग उस कॉटेज से चलता हुआ बाहर की तरफ आ रहा था, लेकिन तभी बच्चे वहाँ पे चिल्ला के कहते हैं, पापा पापा आप कहाँ जा रहे हैं? और इस बात को कहते हुए यूनफेंग के हाथों को उन्होंने पकड़ लिया था। यूनफेंग को समझ में नहीं आ रहा था आखिर अब मैं क्या करूँ यार। लेकिन दूसरी तरफ जो उसके बच्चे थे वो वहाँ पर बड़े टेंशन में आ गए थे कि पापा यहाँ से जा रहे हैं, जिसको देखते हुए यूनफेंग गहरी सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं यहाँ से जाने से पहले क्या मैं तुम लोगों को एक बहुत बढ़िया मैजिक ट्रिक दिखाऊं? हेलो गाइस, आप लोग को मेरा वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ ही जिस तरह से मिस्टर वैभव झा ने मेरा सपोर्ट किया है दोस्तों मेरे सेटअप को अच्छा करने के लिए, उसी तरह से आप लोग भी मेरा सपोर्ट करना मत भूलिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की दोस्तों मुझे बहुत जरूरत है। यूनफेंग की मैजिक ट्रिक वाली बात सुनकर तो जूजी वहाँ पर खुश होते हुए कहता है, पापा आप किस तरह के मैजिक ट्रिक की बात कर रहे हैं? और लियांग शेंग तो अभी भी उसी स्टार के चक्कर में पड़ी थी और वहाँ पर वो भी खुश होते हुए कहती है, क्या आप मेरे को भी एक स्टार पकड़ने में मदद करने जा रहे हैं? यूनफेंग वहाँ पे आंख मारते हुए कहता है, ये सब तो तुम्हें एक पल में ही पता चल जाएगा। और इसी के साथ वहाँ पर वो बड़ी शांति से खड़ा हो गया था और ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, ऊपर बहुत ध्यान से देखना। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर फिर से एक ताली बजाता है और अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है, मोबिलाइजेशन टेक्निक फैचिंग द ईस्ट कोस्ट सी। जैसे वहाँ पर उसने स्किल को इस्तेमाल किया था तभी आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ा टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन हो गया था। अभी तक तो आसमान से दोस्तों बस बारिश होते ही देखी थी हमने, यहाँ पर अपने हीरो की स्किल के कारण आसमान के ऊपर से बहुत ढेर सारा पानी एकदम से बवंडर के रूप में नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया था, जिस चीज के कारण उसके बच्चे वहाँ पर घबराते हुए कहते हैं, पापा ये तो सीधे हमारे ऊपर ही आ रहा है। साथ ही वहाँ पर उन्होंने यूनफेंग के पैरों को पकड़ लिया था और उसके पीछे जाकर छुप जाते हैं। ऐसा
करते हुए देखकर यूनफेंग वहाँ पर उनको समझाते हुए कहता है, अरे तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है, ऊपर देखो। साथ ही वहाँ पर लियांग शेन के सर के ऊपर पैट करके उसको वहाँ पर सपोर्ट कर रहा था। जब वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं तो दोस्तों वहाँ पर यूनफेंग ने अपनी एक बहुत पावरफुल स्किल का इस्तेमाल किया था। वहाँ पर एक पानी का बहुत बड़ा बबल बन गया था जिसके अंदर व्हेल मछली और बहुत ढेर सारे जो समुद्र में रहने वाले क्रिएचर्स होते हैं वो दिखाई दे रहे थे। जूजी वहाँ पर इस तरह के मैजिक ट्रिक को देखने के बाद तो बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, पापा आखिर ये कौन सी मछली है, ये तो बहुत बड़ी है। और जैसा कि दोस्तों आप लोग तो साइज देख ही पा रहे हैं, यूनफेंग ने वहाँ पर कितने ज्यादा अमाउंट में पानी का बबल बनाया हुआ है। कॉटेज तो उसके सामने बस छोटा सा दिखाई दे रहा था। बच्चे वहाँ पर उस बबल के पास आकर वहाँ के क्रिएचर्स को देख रहे थे, लेकिन तभी एक ऑक्टोपस उनके सामने आ जाता है, जिसको देखते हुए जूजी यूनफेंग से पूछता है, पापा आखिर ये क्या है, क्या हम इसको खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर जूजी उस पानी के अंदर हाथ डालकर उस ऑक्टोपस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी ऑक्टोपस वहाँ पर अपनी इंक अटैक को यूज करते हुए जूजी और लियांग शेन के मुंह के ऊपर वहाँ पर इंक अटैक कर देता है। एक दूसरे के मुंह के ऊपर इंक देखकर वो दोनों खूब एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे और ऐसे उन लोग को खेलते कूदते देखकर यूनफेंग भी वहाँ पर बहुत खुश था। और कुछ देर बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर यूनफेंग उसी टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करके वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा था और अपने बच्चों को भी लास्ट टाइम गुड बाय करता है। उसको इस तरह से जाते हुए देखकर लियांग शेन के तो आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग गुड बाय कर रहे थे। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको दोबारा से ये टेंग्यू के ऑफिस को दिखाते हैं जहाँ पर उसका बेटा अभी तक लेटा हुआ था। दूसरे साइड में बाई हॉक्सिन वहाँ पर उसको सहारा दे रही थी, समझा रही थी और तभी वहाँ पर यूनफेंग का टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन होता है और अपना हीरो चलता हुआ सीधे उनकी तरफ आगे की तरफ आ रहा था। ये टेंग्यू वहाँ पर उसको आते हुए देखकर तुरंत अपना मुंह फिर से दोस्तों पिनका लेती है, गुस्सा आ जाती है। उसको ऐसे गुस्साते हुए देखकर अपना हीरो अपने सर को खुजलाते हुए कहता है, क्या आखिर क्या गलत हो रहा है यहाँ पे। बाई हॉक्सिन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, रिवर्ट वन आप तो सचमुच बहुत ब्लेसिंग से भरे हुए हैं। ये टेंग्यू जैसे कमाल की सुंदर औरत से भी तुम्हारे पास एक बच्चा है। यूनफेंग वहाँ पे अपने सर को खुजलाते हुए बहाना बना के कहता है, हाँ वो तुमको लियांग जिन से पूछना होगा इस चीज के बारे में। उसकी इस बात को सुनने के बाद ये टेंग्यू फिर से वहाँ पर पिनक जाती है, गुस्सा जाती है और साथ ही वहाँ पर बाई हॉक्सिन को भी सपोर्ट करते हुए कहती है, हाँ ये बात तो सच है कि तुम बहुत लकी हो। बाई हॉक्सिन जैसी सुंदर औरत ने तुम्हारे ऐसे बदनाम शराबी के लिए अपनी कल्टीवेशन को छोड़ दिया। अब यहाँ पर दोस्तों अपने हीरो का हाल बस यही होने वाला है, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। बेचारे ने एक ही मयान में दो तलवारें डाल दी हैं। उन लोगों के इस तरह की ताने भरी बातें सुनकर अपना हीरो घबराते हुए मन में कहता है, अबे यार ये तो बड़ी अजीब बात है, आखिर मैं इन लोग के टॉपिक को कैसे बदलूं अब। जैसा कि हम लोग को तो मालूम ही है दोस्तों, बाई हॉक्सिन अपने हीरो के दिमाग को पढ़ लेती है, जिस कारण से कि वहाँ पे वो स्माइल करते हुए ये टेंग्यू की तरफ देख के कहती है, चलो फिर ठीक है अब हम अपने बच्चे पर ध्यान देते हैं। बाई हॉक्सिन वहाँ पर अपने हीरो की तरफ देख कर गुस्साते हुए कहती है, हाँ ठीक है अब तुम चलो इधर आ जाओ। टॉपिक को चेंज होते हुए देखकर यूनफेंग बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मैं आ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं बाई हॉक्सिन और यूनफेंग वहाँ पर उसके पास में खड़े हो गए थे और तभी यूनफेंग बाई हॉक्सिन से कहता है, तो मुझे बताओ आखिर तुमने क्या ढूंढा है। बाई हॉक्सिन वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है, इसके लिए तुम्हें मुझे फॉलो करना होगा और इस बच्चे के बाउंडलेस कॉन्शियसनेस में एंटर करना होगा, मैं ये अकेले नहीं कर सकती। यूनफेंग बात की गहराइयों को समझते हुए कहता है, हाँ ठीक है। साथ ही ये टेंग्यू को संतावना देते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, हम लोग अब यहाँ हैं, हम पक्के तौर से कोई रास्ता ढूंढ लेंगे। और तभी बाई हॉक्सिन भी कहती है, टेंग्यू के बाद अगर वो आगे चलकर हिलने की कोशिश करता है तो तुम्हें उसको संभालना होगा। बाई टेंग्यू वहाँ पर घबराते हुए कहती है, हाँ ठीक है। और इसी के साथ यूनफेंग और बाई हॉक्सिन वहाँ पर कल्टीवेशन पोज में बैठ गए थे और अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहते हैं, द हाईएस्ट स्टेट ऑफ सिनेस्थीसिया कॉन्शियस लिंकेज। स्किल एक्टिव होने के साथ में ही उन दोनों के माथे के अंदर से एनर्जी रिलीज होते हुए सीधे उसके बच्चे के अंदर माइंड के अंदर जाने लगी थी और कुछ ही पल में यूनफेंग और बाई हॉक्सिन उसके दिमाग के अंदर चले गए थे। उस जगह को देखते हुए बाई हॉक्सिन कहती है, चलो वहाँ पर नीचे चलो। और जब दोस्तों नीचे का सीन दिखाते हैं, वहाँ पर एक बहुत डार्क कलर का काला गोला अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा था, उसके चारों तरफ बिजलियां कड़कड़ा रही थी। वहीं नीचे जमीन पर बहुत ढेर सारे चेहरे दिखाई दे रहे थे, जिसको देखते हुए अपना हीरो कहता है, आखिर ये क्या हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि आमतौर पर हर कोई अपने पास्ट को अपने कॉन्शियसनेस में ही रखता है और यहाँ पर तो कुछ जगह बहुत चमकीली और रंगीन है और कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा अंधेरा और बहुत गंभीर लग रही
है। मैंने आज से पहले इस तरह का कॉन्शियसनेस कभी किसी का नहीं देखा। यूनफेंग की बात सुनकर बाई हॉक्सिन उसको बताती है किसी इंसान के माइंड के स्टेट में जो रिफ्लेक्शन होता है वो प्यार, नफरत और इच्छा से बना होता है, जिसे मेमोरीज और इमोशन से सपोर्ट मिलता है। इससे पता चलता है कि उसका दिल बहुत डर से भरा हुआ है और उसकी असलियत छिपी हुई है। इस बात को बोलते हुए बाई हॉक्सिन जो डार्क कलर का गोला था वहाँ पे उंगली से इशारा करके बताती है। यूनफेंग वहाँ पे उस काले गोले के इधर उधर देखते हुए हैरान होके कहता है, अरे अगर ऐसी बात है तो उसने अपनी असलियत को कहाँ पर छुपा के रखा है। इस चीज को जानने के लिए यूनफेंग और बाई हॉक्सिन वहाँ पर उस काले गोले के पास जाने लगे थे और उसके सामने जाकर उसको एनालाइज कर रहे थे, जांच कर रहे थे। तभी वहाँ पर यूनफेंग उस काले गोले के ऊपर अपना हाथ रखता है तो वहाँ पर अचानक से बहुत ढेर सारे डार्क कलर के टेंटिकल्स या बोले तो दोस्तों स्पाइक अचानक से उनको अटैक करने के लिए बाहर निकलते हैं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि यूनफेंग और बाई हॉक्सिन के बॉडी के आर पार हो गए थे। जैसे उस काले गोले के अंदर से स्पाइक बाहर निकलते हैं तो हमको पता चलता है अपने हीरो यूनफेंग ने अपनी स्पीड को यूज करते हुए तुरंत वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था पीछे, जिससे कि वहाँ पर बाई हॉक्सिन और खुद को उसने बचा लिया था। लेकिन तभी अचानक से बाई हॉक्सिन उसकी तरफ देखते हुए कहती है, हे यूनफेंग, अब तुम अपने हाथ को ढीला कर सकते हो, तुमने बहुत कस के पकड़ के रखा है। जब यूनफेंग की निगाह अपने हाथ पे जाती है तो थोड़ा सा वो शर्मिंदा हो जाता है तो ब्लश करते हुए बहाने बनाते हुए कहता है, वो बात ऐसी थी कि जल्दबाजी में समझ में नहीं आया। अचानक ऐसे मूवमेंट को होते हुए देखकर बाई हॉक्सिन सामने की तरफ देखते हुए कहती है, शायद ऐसा हो सकता है उसके प्रोटेक्ट करने की प्रबल इच्छा ने उसको यहाँ पर बनाया है, उसके भाई के फिगर को जनरेट किया है और उसके भाई का कोर उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरे साइड में उस काले गोले को दिखाते हैं जिसके अंदर बहुत जरा चुलपुल हो रही थी और देखते ही देखते वो काला गोला एकदम से एक बहुत विशाल इंसान का रूप ले लेता है, जिसके सामने यूनफेंग और बाई हॉक्सिन बस चींटी की तरह लग रहे थे। वो वहाँ पर उन लोगों से कहता है, तुम लोग बाहर निकल जाओ, तुम मेरी छोटी बहन को चोट नहीं पहुंचाओगे। यूनफेंग वहाँ पर उस लड़की की तरफ देखकर थोड़ा सा हैरान होकर कहता है, इस संसार में हमारे अलावा और किसके अंदर इतनी बड़ी स्पिरिट है। बाई हॉक्सिन भी वहाँ पर उसको देखकर थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, इस रीजन तक पहुँचने से पहले सोल को दर्द और कठिनाइयों से निखारा जाता है, दुनिया के दर्द और दुखों का स्वाद चखना पड़ता है और तो और एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड की जरूरत होती है। इसका कोई कारण जरूर होगा, फिर भी हम कभी नहीं जान पाएंगे कि उसके साथ में हुआ क्या। बाई हॉक्सिन की बात सुनकर अपना हीरो उसकी तरफ देख के कहता है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? अगर मैं इस काम को थोड़ा कठोर तरीके से करूंगा तो इससे उसे चोट पहुंच सकती है। बाई हॉक्सिन उसे बताती है, मुझे पता है और इसीलिए मुझे तुम्हारी यहाँ पर जरूरत है, प्लीज उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींचो, लेकिन उसे तकलीफ मत पहुंचाना। इसी टाइम का फायदा उठाकर मैं उसके दिमाग में एंटर करूंगी और ये कारण ढूंढूंगी कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। यूनफेंग वहाँ पे उस प्लान को एग्री करते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं यहाँ पर सब कुछ अब तुम्हारे पर छोड़ता हूँ। तभी दूसरे साइड में हमें उस जाइंट शैडो को दिखाते हैं जो कि वहाँ पर अपने हीरो के ऊपर अटैक करने वाली थी, जिसको देखते हुए यूनफेंग कहता है, मुझे ये देखकर बहुत ताजुब हो रहा है, तुम्हारी अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करने की जो इच्छा शक्ति है कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जाइंट शैडो अपने हीरो को मारने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी छोटी बहन को चोट मत पहुँचाओ। यूनफेंग उसकी इस तरह की बेफालतू की बातों को सुन सुन के अब पगला चुका था। वो भी वहाँ पर अपनी स्किल को यूज करते हुए कहता है, टाइटन में बदल जाओ। और उसके ऐसा कहने के साथ में उसकी जो बॉडी थी वो एकदम से एक्सपेंड होने लगती है, बढ़ने लगती है, जिसको देखकर वो टाइटन भी वहाँ पर घबरा गया था और कुछ पल के अंदर ही अपना हीरो यूनफेंग भी उसी की बॉडी के बराबर उसी की तरह बड़ा टाइटन बन गया था। यूनफेंग के इस तरह की पावर को देखकर वो लड़का थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, मुझे तुमसे डर नहीं लगता, मैं उसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ जैसे हमारा भाई करता है, मैं नहीं हारूंगा, मैं तुमसे नहीं हारूंगा। यूनफेंग ने भी वहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया था और बड़े एटीट्यूड में उससे कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर आओ और मुझ पर हमला करके दिखाओ। वो टाइटन वहाँ पर उसकी बात सुनकर यूनफेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, थंडर्स। उसके ऐसा करने के साथ में आसमान में बहुत ढेर सारी थंडर जनरेट होने लगी थी और अगले ही पल एकदम थॉर के हैमर के तरीके दोस्तों बहुत ढेर सारी थंडर सीधे यूनफेंग की बॉडी के ऊपर आके पड़ती है। यूनफेंग के ऊपर अटैक करते हुए वो लड़का कहता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं सुना, मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। लेकिन जब वो यूनफेंग की तरफ देखता है तो उसके ऊपर उन बिजलियों का कोई भी इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था, वो नॉर्मली वैसे ही खड़ा हुआ था जैसे पहले था। उस लड़के की इस तरह की हरकतों को देखकर अपना हीरो यूनफेंग वहाँ पर उस थंडर के बीच में ऊपर की तरफ हाथ उठाता है और जितनी भी थंडर वहाँ पर नीचे गिर रही थी अचानक से वहाँ पर डेस्परेट हो जाती, गायब हो गई थी। यूनफेंग उस बिजली को खत्म करके उस लड़के से कहता है, हमारे इस संसार में इस तरह से नहीं लड़ते हैं, चलो फिर ठीक है, मैं तुमको आज स्पिरिचुअल फाइट के बारे में कुछ सिखाता हूँ। यहाँ पर हमला करने और बचने की बात
नहीं है बल्कि डर, साहस, हताश और आशा की बात है। इस बात को बोलते हुए यूनफैंग उसकी आंखों के सामने से गायब होते हुए कहता है, इन सब की कुंजी है अपने जुनून को छोड़ना और भरोसा करना। जब वो लड़का वहाँ पे हैरान हो रहा था तभी आसमान से एक बहुत बड़ा जायंट हैंड सीधे जमीन की तरफ आ रहा था। इतने बड़े हाथ को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो लड़का वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ये तो। और जैसे ही वो कुछ आगे बोल पाता उससे पहले अपने हीरो यूनफैंग की स्पिरिचुअल पावरफुल हैंड सीधे उसके बगल में आ गया था उसको जकड़ने के लिए। दूसरे साइड में हमें उस काले गोले को दिखाते हैं जिसके पास में भाई हेक्सिन धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रही थी और उसके पास जाने के साथ में ही उसके ऊपर हाथ रखती है तो उसके अंदर की जितनी भी डार्क एनर्जी थी वो वहाँ पर उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्व करने लगी थी, जिस तरह से वैनम मूवी में वैनम चीजों को ऑब्जॉर्व करता है। भाई हॉक्सिन जब ऐसा होते हुए देखती है तो वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, कैथारसिस। उसके ऐसा कहने के साथ में उसकी बॉडी के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल एनर्जी का कवर आ गया था और धीरे धीरे करके भाई हॉक्सिन उस काली गोली के अंदर जाने लगी थी। जब वो उसके अंदर जाती तो वहाँ की दुनिया एकदम अलग तरह की थी। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख ही सकते हैं, बिल्कुल एक यूनिवर्स की तरह लग रही थी। जब भाई हॉक्सिन इधर उधर देखती है वहीं पे एक जगह पर एक छोटी सी लड़की एक डार्क कलर के सर्कल के अंदर बैठी हुई थी। जब भाई हॉक्सिन उसके पास जाकर देखती है तो वहाँ पे वो रोते हुए कह रही थी, मैं बहुत डर गई हूँ, प्लीज कोई मेरी मदद करो। भाई हॉक्सिन उसकी मदद करने के लिए आगे की तरफ बढ़ती है और जैसे वहाँ पर उसके काले सर्कल के पास अपना हाथ लगाती है तो वहाँ पर वो लड़की भाई हॉक्सिन की तरफ देखती है। वहाँ पर उसकी आंखें एकदम लाल, उसके आंखों के अंदर से खून बह रहा था। उसके ऐसे हाल को देखकर भाई हॉक्सिन वहाँ पे थोड़ा डर गई थी। तभी वो लड़की चिल्ला कर कहती है, तुम कौन हो? मेरा भाई कहाँ है? वो कहाँ गया? तुम मुझसे दूर हो जाओ, दूर रहो मेरे से। वहाँ पर वो घबरा रही थी तो वो जो डार्क सर्कल था दोस्तों वहाँ पे उसका साइज बढ़ने लगा था और अगले ही पल वहाँ पर उस डार्क सर्कल के पास से बहुत ढेर सारे चूहे वहाँ पर अपेयर होना स्टार्ट हो गए थे जो कि सीधे उस लड़की के ऊपर चढ़ रहे थे। वो लड़की वहाँ पे उन चूहों को देखकर घबराते हुए चिल्ला के कहती है, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, तुम मुझे क्यों काट रहे हो? दर्द होता है, मुझसे दूर हो जाओ मुझसे प्लीज। जब वो लड़की इतना घबरा रही थी ये काफी नहीं था। अचानक से वहाँ पर वो चूहों के जाने के बाद बहुत ढेर सारे कॉकरोचेस, कीड़े उसकी बॉडी के ऊपर चलने लगे थे। उनको अपने ऊपर चढ़ते हुए देखकर वो लड़की अपने नाखूनों से, अपने हाथों से उनको हटाते हुए चिल्ला के कहती है, हट जाओ मेरे ऊपर से। जब वो वहाँ पर इस तरह से चूहे और कीड़े देखती है उनको हटाते हुए बुरी तरह चिल्ला रही थी और वहाँ पर बिलख बिलख कर रो रही थी मदद की पुकार करते हुए। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक कॉफिन अपेयर हो गया था। उस कॉफिन को तोड़ते हुए कोई इविल इंसान बाहर की तरफ निकल के आता है। ऐसा होते हुए देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा बिलख बिलख कर रोते हुए चिल्ला के कहती है, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ, तुम कहाँ हो? मेरी मदद करो। उसको इतना तड़पते हुए देखकर भाई हॉक्सिन उसके पास आकर उसके माथे के ऊपर हाथ रखती है और अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, देवताओं की शक्ति से उसे शांत करो। और ऐसा करने के साथ में उसके चारों तरफ स्पिरिचुअल मंत्र घूमने लगे थे। जहाँ वो लड़की इतना बिलख बिलख के रो रही थी धीरे धीरे वो मंत्र उसको शांत करने लगे थे और थोड़ी देर बाद वो लड़की वहाँ पर सो गई थी, शांत हो जाती है। उस लड़की के इस तरह के हाल को देखने के बाद भाई हॉक्सिन वहाँ पे अफसोस करते हुए कहती है, इस लड़की के ऐसे हाल को देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आखिर इस बच्ची के साथ में हुआ क्या है? फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर अपने हीरो की तरफ आता है। यूनफैंग ने वहाँ पर अपनी एक पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो जो लड़का था उसको एक बॉक्स के अंदर कैद कर लिया था और वहाँ पे वो भड़बड़ा के चिल्ला रहा था, मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर निकालो। उसको इतनी कोशिश करते हुए देखकर यूनफैंग उसे समझाता है, चुप हो जाओ, तुम बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि मेरी चाल से तुम डर गए हो, तुमने अपना पिंजरा खुद ही बना लिया है। यूनफैंग जब वहाँ पे उसको समझा रहा था तभी भाई हॉक्सिन उसके पीछे आते हुए कहती है, यूनफैंग। अचानक से अपने पीछे भाई हॉक्सिन को देखकर यूनफैंग हैरान होते हुए कहता है, क्या हुआ? क्या तुमको कुछ मिला? अपने ट्यूबलाइट को भाई हॉक्सिन याद दिलाती है, क्या तुम भूल गए हो कि जो मैं देख सकती हूँ वो तुम भी देख रहे हो? यूनफैंग को जब वहाँ पे इस बात का याद आता है तो वहाँ पर वो अपनी स्किल को यूज करते हुए कहता है, अच्छा वो लड़की वहाँ पर है। दूसरे साइड में भाई हॉक्सिन जब उस लड़के की तरफ देखती है तो वो उस बॉक्स के अंदर कैद था। फिर वहाँ पे भाई हॉक्सिन अपने हीरो से कहती है, चलो ठीक है, हम लोग यहीं पर बात कर लेते हैं। जैसा कि भाई हॉक्सिन पहले ही बता के गए थे टेंग्यू को, बीच बीच में तुम्हारा लौंडा बहुत जरा उछले कूदेगा तो तुम्हें संभालना पड़ेगा उस जगह पे। अब इस टाइम पे आने के बाद वो जो उसका लड़का था वहाँ पे बुरी तरह उछल कूद रहा था सोते सोते, जिसको संभालते हुए ये टेंग्यू कहती है, स्वीटी शांत हो जाओ, तुम धीरज बना रखो। उसने जैसे ही कहा था वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है। वहाँ पर उसके ऐसे हाल को देखकर ये टेंग्यू प्रेयर कर रही थी कि हे भगवान, मेरे बच्चे को तुम बचा के रखना। लेकिन तभी अचानक से अपना हीरो और भाई हॉक्सिन वहाँ पर अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, तो फिर बताओ अब हमें आगे क्या करना होगा?
अपने पीछे इस तरह से नॉर्मली बात करते हुए देखकर ये टेंग्यू पीछे पलट के देखते हुए कहती है, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए हो? लेकिन तभी ये टेंग्यू भाग के उसके पास आकर हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या तुमको वहाँ पर कुछ मिला? बाई हॉक्सन वहाँ पर उसको घबराते हुए देखकर समझाती है, तुम उसकी माँ हो, इसलिए तुमको जानना होगा कि उसके साथ में क्या हो रहा है। इस बात को बोलते हुए बाई हॉक्सन ने ये टेंग्यू के माथे के ऊपर हाथ रखते हुए अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, टेलीपैथी। जैसे ही वहाँ पर उसने ऐसा किया था, जो भी वहाँ पर उसकी बेटी बिलक बिलक के रो रही थी कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, मुझे काटना बंद करो, मुझे दर्द हो रहा है। ये सारा सीन ये टेंग्यू भी टेलीपैथी के थ्रू देख पा रही थी कि मेरी बेटी कितना ना दर्द में है अंदर। साथ ही वहाँ पर इस चीज को फील करने के बाद वो बिलक बिलक के रोते हुए बहुत सारा कांप रही थी और तभी अपने बेटे की बॉडी को पकड़ के जोर जोर से रोते हुए कहती है, स्वीटी मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। ये टेंग्यू को इतना ना बिलक बिलक के रोते हुए देखकर युनफेंग बाई हॉक्सन से कहता है, अब हमें कारण तो मिल गया है, लेकिन हम उसकी मदद कैसे करें? बाई हॉक्सन वहाँ पे सैड होते हुए कहती है, ये मेंटली मामले के बारे में है, मुझे यकीन नहीं है कि तुम उसकी मदद कर सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद ये टेंग्यू घबराते हुए बाई हॉक्सन से कहती है, प्लीज मुझे बताओ, मैं उसकी मदद करने के लिए जो कुछ भी करना होगा करूंगी। उसकी इस बात को सुनने के बाद बाई हॉक्सन थोड़ी देर के लिए वहाँ पे शांत हो गई थी। फिर युनफेंग की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों ही वो इंसान हो जो अपनी बेटी का इलाज कर सकते हो। अपना ट्यूबलाइट वहाँ पे फिर से कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या कहा? मैं? ये टेंग्यू वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, लेकिन अगर सचमुच ऐसा ही होता तो मैं उसे ठीक कर देती। लेकिन बाई हॉक्सन वहाँ पे उसको समझाते हुए कहती है, अगर तुम उस लड़की की जगह पर होती तो क्या तुम तब तक डर जाती जब चूहे तुमको काटते और काकरोच और कीड़े तुम पर रेंग रहे थे? अपना हीरो वहाँ पे नाम सर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैं हमेशा बैटल फील्ड में रहता था, चूहे और तिलचट्टे मेरी खुराक बन सकते थे और मैं मरे हुओं के साथ सोने का आदी था। बाई हॉक्सन वहाँ पे उसको समझाते हुए कहती है, मैंने फैंग के लिए अपनी कल्टीवेशन छोड़ दी और लियान शेंग को अपनाया। मैं एक माँ भी हूँ, इसलिए मैं जानती हूँ एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ से खड़ी होती है और ये टेंग्यू के बेटे के पास जाकर उसके सर को सहलाते हुए कहती है, जब वो इन सब से गुजरी तो वो बहुत छोटी थी, उसके पास कोई सहारा नहीं था, उसके दिल में बसा डर उसे खुद को छुपाने पर मजबूर कर रहा था। और सबसे अच्छी बात जो उसके डर को दूर भगा सकती है वो हर चीज का सामना करने का साहस और प्यार का एहसास है। इस बात को कहते हुए वो ये टेंग्यू और युनफेंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहती है, इसीलिए उसे अपना साहस और अपने प्यार का एहसास कराओ। बाई हॉक्सन की बात सुनकर अपना हीरो वहाँ पर खड़ा होता है और सीधे बाई हॉक्सन के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है। जिस चीज को देखने के बाद ये टेंग्यू के अंदर भी हिम्मत जागती है और वो भी उनके हाथ के ऊपर हाथ रख देती है। उन सबको एकजुट करने के बाद बाई हॉक्सन वहाँ पे एक स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहती है, सूरज डूबता है, चांद उगता है, उसे सीने से लगाने और गले लगाने के लिए हमें उसके मन में जाने की परमिशन दे। इस स्पेल को एक्टिवेट करने के बाद बाई हॉक्सन ये टेंग्यू को लेकर युनफेंग के साथ में उस लड़की के पास में आ गई थी, जहाँ पर वो रोते हुए कहती है, मैं बहुत डरी हुई हूँ, प्लीज मेरी मदद करो। अपनी बेटी के ऐसे हाल को देखते हुए ये टेंग्यू बहुत जरा घबराते हुए कहती है, हैक्सिन हमें अब क्या करना चाहिए? बाई हैक्सिन उसको बताती है, अपने अतीत को याद करो, अपनी सबसे मजबूत यादों को ढूंढो जिन्होंने आपको सभी डिस्परेट सिचुएशन में सहारा दिया। इस ट्रिक का इस्तेमाल करते समय वो वही महसूस करेगी जो आपने महसूस किया है, जिन चीजों से भी तुम इफेक्टेड हुई हो या तुमको सिखाया है। बाई हॉक्सन की इस बात को सुनकर ये टेंग्यू अपने हीरो की तरफ देखती है और अपना हीरो भी उसकी तरफ देख रहा था और तभी दोनों के दोनों वहाँ पे अपने सर को झुकाकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं उन पलों को याद करने के लिए। वो दोनों जब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बाई हॉक्सन वहाँ पे अपने स्पेल को एक्टिवेट करते हुए उस लड़की के ऊपर कास्ट करना स्टार्ट कर दिया था और ऐसा होने के साथ में ही वो लड़की ये टेंग्यू तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा लाइट चमकना स्टार्ट हो जाती है। वो लाइट बढ़ते बढ़ते इतना ज्यादा बढ़ गई थी कि ये टेंग्यू और युनफेंग और उसकी बेटी तीनों के तीनों वहाँ पर डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए थे। कुछ देर बाद वहाँ पर उसकी बेटी की आंख खुलती धीरे धीरे। जब वो नीचे की तरफ देखती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा सूरज था जिसके सामने वो जागी थी और अचानक से उसकी ग्रेविटी के कारण वो उसके अंदर बहुत ज्यादा स्पीड से खिंचने लगी थी। हमारा सीन शिफ्ट होकर एक गाँव को दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत बुरी तरह आग लगी हुई थी और तभी अपना हीरो बताता है, 18 साल पहले उस भयानक और मार काट के समय में मेरे परिवार और मेरे पूरे गाँव को डाकुओं के एक ग्रुप ने मार डाला था, एक ऐसे कारण से जिसका कोई मतलब ही नहीं था। जिस चीज का पता चलने के बाद में युनफेंग बड़ी स्पीड में अपनी तलवार के ऊपर उड़ता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था और चिल्लाते हुए कहता है, पापा, मम्मी, बहन, तुम कहाँ हो? जब वहाँ पे वो उस जगह पे उतरता है तो थोड़ी दूर आगे में दिखाया जाता है उसकी जो फैमिली थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी, जिसको देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
क्योंकि डाकुओं ने उसकी फैमिली को बड़ी बेरहमी से काट डाला था और तीनों के तीनों वहाँ पे पड़े हुए थे। यूनफेंग इस चीज को देखने के बाद अपने घुटनों पे आ गया था घबराहट के मारे और इतना ज्यादा सदमे में पहुंच जाता है, उसके आंसू वहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर वहाँ पे वो बुरी तरह चिल्लाता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर वैश्यालय पे आ जाता है, जहाँ पे अपना हीरो सभी डाकुओं को मारते हुए उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उसको इतना मार काट करते हुए देख के एक डाकू चिल्ला के कहता है, उसे रोको वहीं पे। लेकिन अपने हीरो के ऊपर तो गुस्सा सवार था, वो अपने काबू से बाहर हो चुका था, जिस कारण से कि वो उन दोनों डाकुओं को बुरी तरह काटते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है और उन डाकुओं के लीडर के सामने अपनी तलवार लेके खड़ा हो गया था, जिसकी गोद में दोस्तों एक हॉट एंड सेक्सी लड़की बैठी हुई थी। दूसरी तरफ अपना हीरो बहुत जरा गुस्से में उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहता है, वो लोग इधर उधर रहते हुए खुद वहाँ पर जीने की कोशिश कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया उन लोगों को ये सब सहना क्यों पड़ा। क्यों? उन्होंने तो कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाया, तुमने उन सबको क्यों मार डाला? यूनफेंग को इस तरह से गुस्से में तलवार अपनी तरफ करते हुए देखकर डाकुओं का लीडर वहाँ पे हंसते हुए कहता है, क्योंकि तलवार जीतती है और कमजोर मरते हैं। मुझे उन्हें मारने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं है। वैसे लौंडे तुम हो कौन? क्या वो जवान लड़की तुम्हारी प्रेमिका है? बताओ लौंडे, क्या वो बिस्तर गर्म करने में अच्छी है? उस डाकू को इस तरह से बातें करते हुए देखकर यूनफेंग बहुत जरा गुस्सा आ गया था। उसकी आंखें वहाँ पर चमकने लगी थी, साथ ही वो अपनी तलवार से अटैक करने के लिए भागकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहता है, तुम बदतमीज इस लायक नहीं हो, जिंदा रहो, तुम भाड़ में जाओ। वो डाकू उसको अपनी तरफ आते हुए देखकर वहाँ पे हंसते हुए कहता है, लौंडे तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि मुझे तुम यहाँ पर मार सको। और कुछ देर बाद हमें वहाँ पर टन पुन खूब ज्यादा लड़ाई झगड़े की आवाज आ रही थी और फिर हमें दिखाया जाता है अपने हीरो की हालत उस डाकू ने मार मार के टिंगली कर दी थी और वहाँ पे वो घुटने के बल आ गया था। उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसके मुंह से खून निकलता है और वो डाकू अपने हीरो के सामने बड़े एटीट्यूड में खड़ा होके कहता है, वैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर कम आका था, तुम इतने बुरे भी नहीं हो लड़ने में, लेकिन अब तुम यहाँ पर मरोगे। इस बात को कहते हुए वो तुरंत अपना फिस्ट बनाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। जब वो डाकू उसके पास आ रहा था तभी यूनफेंग को वहाँ पर अपनी फैमिली की याद आती है, किस तरह से इन लोगों ने उन सबको मार डाला। जिस बात को याद करने के बाद उसका खून वहाँ पे खौलने लगा था और वहाँ पे वो बुरी तरह से जोर से चिल्लाते हुए अपनी तलवार को उसके घूंसे के सामने कर देता है, जिसके इम्पैक्ट के कारण प्रेशर रिलीज होता है और साथ ही हमको पता चलता है उस डाकू की बॉडी इतनी ज्यादा हार्ड एंड टफ थी। अपने हीरो की तलवार वहाँ पर टूट गई थी, लेकिन फिर भी उसने तलवार उसकी गर्दन पे तो रख दी थी। डाकू का लीडर वहाँ पे इस चीज को देखकर खुश होते हुए कहता है, लौंडे तुम बहुत बढ़िया हो, लेकिन तुम्हें अपनी नफरत को निगलना होगा और अब मरना होगा। और इस बात को कहते हुए वो फिर से अपना फिस्ट बनाता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। डाकुओं के लीडर का अटैक जैसे अपने हीरो के ऊपर लगने वाला था तभी अचानक से उस घर को तोड़ता हुआ एक बहुत पावरफुल अटैक सीधे उस डाकू के ऊपर आके धड़ाम से लैंड करता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था, उस डाकुओं के लीडर की बॉडी 20 से 2 टुकड़ों में कट चुकी थी। दूसरे साइड में अपने हीरो की हाल वहाँ पे खराब हो गए थे। तभी वहाँ पर एक आदमी जिसने वहाँ पर अटैक किया था डाकू के ऊपर, वो वहाँ पर उल्टा हुआ सामने आता है और अपने हीरो की टूटी तलवार के हिस्से को उठाकर अपने हीरो से कहता है, बेवकूफ लड़के, तुम मेरे बस एक लौते डिसाइपल हो। अगर तुम इस तरह से मर गए तो मेरी स्वॉर्डमैनशिप की इनहेरिटेंस को कौन हासिल करेगा? वहाँ पर अपने मास्टर की तरफ देख रहा था तभी उसका मास्टर वहाँ पे उस तलवार के टूटे हुए टुकड़े को अपनी उंगली से लेता है, सीधे जो उसकी तलवार टूटी हुई थी वहाँ पे उसको अटैच कर देता है। साथ ही कुछ देर के अंदर वो तलवार का टुकड़ा वहाँ पे पूरी तरह से जुड़ गया था। उसका मास्टर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, वैसे कुछ भी कहो, वो डाकुओं का लीडर एक बात के लिए बिल्कुल सही था। ताकतवर लोग कमजोर लोगों से ज्यादा जोर से बोलते हैं। अगर तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे हिसाब से चले तो तुमको सबसे पहले ताकतवर बनना पड़ेगा। अपने मास्टर की बात सुनकर यूनफेंग वहाँ पे खूब जोर से बिलक के रोते हुए चिल्ला के कहता है, मैं अपनी पूरी जिंदगी प्रैक्टिस करने में बिता दूं तो भी कभी आपके रिल्म तक नहीं पहुँच पाऊंगा। और हम तो यहाँ पर पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं। इस दुनिया में कितने तलवारबाज होंगे। अगर किसी दिन ये दुनिया मेरे नियमों के हिसाब से चलने लगे तो क्या इससे मेरा परिवार फिर से जिंदा हो जाएगा? वहाँ पर बुरी तरह चिल्लाने के बाद यूनफेंग खूब स्पीड में भागता हुआ बाहर की तरफ निकल गया था। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बहुत तेज बिजली कड़कड़ा रही थी, बारिश हो रही थी और अपना हीरो यूनफेंग वहाँ पर चलता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन बिना खाना पीने के उसकी हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी। जहाँ पे वो हमें बताता है, मैं हताश, खोया हुआ और दर्द में था।
कुछ दूर आगे चलने के बाद यूनफेंग की बॉडी वहाँ पे जवाब दे जाती है। वहाँ पे वो धीरे धीरे करके बेहोश हो गया था। तभी वहाँ पर एक लड़की आगे की तरफ चलते हुए आ रही थी और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं, ये टेंग्यू थी, जो कि उसके ऐसे हाल को देखते हुए उससे कहती है, हे क्या तुम ठीक हो? फिर वहाँ पे अपने बटलर को ऑर्डर देती है, जल्दी करो, इस आदमी को कार में डालो। यूनफेंग वहाँ पे उस पल को याद करते हुए ये टेंग्यू से कहता है, वो तुम ही थी जिसने मुझे अपनी जिंदगी में हिम्मत दी कि मैं आगे बढ़कर कुछ और कर सकता हूँ। इस बात को सुनकर ये टेंग्यू वहाँ पे ब्लेस करने लगी थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ये टेंग्यू की स्टोरी दिखाते हैं, जहाँ पर ये फैमिली में वो हमें बताती है, जहाँ पर तुम मेरे यहाँ गार्ड के रूप में काम कर रहे थे और इधर उधर भटक रहे थे, लेकिन एक दिन मेरे फादर को डकैतों ने मार डाला और मेरा पूरा परिवार बिखरने वाला था। फिर हमें उस पल को दिखाते हैं जहाँ पर ये टेंग्यू चिल्लाते हुए कहती है, मैं ये फैमिली की न्यू एंकर हूँ, मैं न्यू लीडर के रूप में सब कुछ संभाल लूंगी। और उसी के पीछे अपना हीरो खड़ा हुआ था। उस पल को याद करते हुए अपना हीरो बताता है, तुम मुझसे बहुत ज्यादा बहादुर थे, तुमने अपने फादर को खो दिया था और अपनी फैमिली के हालात को संभाला था, तुमने मुझे उत्साहित किया और मुझे अपनी कठिनाइयों का सामना एक अलग तरीके से करने का मौका दिया। जब वो लोग इन सब चीजों के बारे में बता रहे थे तो वहीं पे उसकी जो बेटी थी बाई हॉक्सिन के स्पेल के कारण वहाँ पे वो सब चीजों को महसूस कर रही थी, देख रही थी, जहाँ पर बाई टेंग्यू अपने हीरो से कहती है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो तुम ही थे जिसने मेरे अंदर उत्साह भरा था। उसकी इस बात को सुन के यूनफेंग हैरान होते हुए कहता है, ये क्या कह रही हो तुम? ये टेंग्यू वहाँ पे आगे बताती है, मेरे फादर के खत्म हो जाने के बाद जब क्लैन मुझ पे प्रेशर कर रहा था, टेंग्यू तुम्हारे सभी अंकल यहाँ हैं, हमें एक न्यू लीडर की जरूरत है और तुम्हारे फादर का कोई भी लड़का नहीं है, इसलिए हम में से किसी एक को चुनना होगा, वरना हमारा परिवार बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, इसीलिए जल्दी करो और उस लीडर के टोकन को मुझे दे दो। इस बात को बोलते हुए वो लोग वहाँ पे बहुत घमंड दिखा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर यूनफेंग उन लोगों के सामने आकर ये टेंग्यू की ढाल बन के खड़ा हो गया था। साथ ही अपनी स्वॉर्डमैनशिप की पावर को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ अपने हाथ को जमीन पे हिलाता है और उसके हाथ मूव करने के कारण इतनी ज्यादा मात्रा में प्रेशर रिलीज होता है, जमीन को वहाँ पे तोड़ते हुए एक बॉर्डर लाइन बना देता है। साथ ही सेकंड अटैक के लिए अपनी फिंगर को रेडी कर लिया था, जिस चीज को देखने के बाद उसके अंकल वहाँ पे गुस्साते हुए कहते हैं, तुम कौन होते हो हमारी फैमिली के मामलों में उंगली करने वाले, दफा हो जाओ यहाँ से। ये टेंग्यू जो अब अपने फादर के डेथ के कारण सदमे में थी, वो उन लोगों की बात सुनकर उनकी तरफ देखते हुए उस पल के बारे में बताती है, जब हर कोई मुझे उस टोकन को सौंपने के लिए मजबूर कर रहा था, तब तुम मेरे लिए खड़े हुए, आपने मुझे बचाया। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं ऊपर QR लगा हुआ है, आप लोग जितने रुपए से चाहें उतने रुपए से मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट की दोस्तों सच में मुझे बहुत जरूरत है। मेरा सिस्टम बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। अब चलते हैं आगे। साथ ही वहाँ पर अपने अंकल की बात सुनने के बाद वो वहाँ पर अपने आंसुओं को पोंछती है और बहुत हिम्मत जुटाते हुए वहाँ पर खड़ी होती है, अपने हीरो के सामने आकर खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो सारे अंकल अपने हीरो को कह रहे थे। और वहाँ पर बड़ी गुस्से में चिल्ला के कहती है, इतना सब कुछ यहाँ पर हो जाने के बाद जब तक मैं ये फैमिली का हिस्सा हूँ तब तक यहाँ पर कोई भी तबाही नहीं होगी, अब से ये फैमिली के नए लीडर के रूप में मैं काम को संभालूंगी। उस पल को याद करते हुए ये टेंग्यू अपने हीरो से कहती है, उस टाइम पर तुम ही वो थे जिसने मुझे सहारा दिया, साथ ही मैं दोनों बच्चों के साथ में प्रेग्नेंट हुई, जिससे मुझे सभी कठिनाइयों का सामना करने के लिए और भी ज्यादा हिम्मत मिली। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होके कुछ समय बाद चला जाता है, जहाँ पर ये टेंग्यू बहुत ज्यादा गुस्साते हुए अपने ऑफिस के सारे स्टाफ के ऊपर चिल्ला रही थी। साथ ही वो हमें उस पल के बारे में बताती है, अगले महीने मैंने अपनी फैमिली के सभी बिजनेस को फिर से दोबारा इकट्ठा किया और सभी फैमिली के चोरों को हटा दिया। अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मैंने फिर से उसको रिबिल्ड किया और सभी कॉम्पिटिटर से निपटा। इन सब के बाद आखिरकार मेरे परिवार में आने वाले बहुत बड़ी तबाही पर मैंने विजय हासिल कर ली। उन सारे काम को खत्म करने के बाद जब मैं भागकर तुमसे मिलने के लिए आ रही थी, और तभी वहाँ पर वो गेट खोलते हुए कहती है, हे स्लूपी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे वहाँ पे वो सामने की तरफ देखती है तो एकदम हैरान हो गई थी, क्योंकि वो रूम जहाँ पर यूनफेंग रुका हुआ था वो बिल्कुल खाली था और वहाँ पे एक लेटर रखा था जिसके ऊपर लिखा हुआ था, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे एक बार फिर से उम्मीद देने के लिए, अलविदा। यूनफेंग के इस लेटर को पढ़ने के बाद तो ये टेंग्यू वहाँ पर पूरी तरह टूट गई थी। वो उदास होते हुए वहाँ पर बुरी तरह कांप रही थी। साथ ही उसके पेट में उसके बच्चे वहाँ पर बड़े हो रहे थे, जिस चीज को फील करने के कारण वहाँ पे वो रोने लगी थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके उसी पल में आता है जहाँ पर उसकी बेटी थी और वो लड़की अपने मॉम और डैड की दोनों की यादों को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर रही थी। जैसा कि बाई हॉक्सिन ने स्पेल पढ़ा था, तुम दोनों की हिम्मत और प्यार से ये दोबारा सही हो जाएगी। उन दोनों की मेमोरीज को देखते हुए वो लड़की अपने मन में
कहती है अगर किसी के चारों ओर कोई लाइट नहीं है तो उसे खुद लाइट बन जाना चाहिए। और हिम्मत एक इंसान से दूसरे इंसान में तभी फैलती है जब वो सबसे गहरे दुख को महसूस करता है और कुछ ऐसा पाता है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, तभी जिस कारण से वहाँ पर मेरेकल होगा। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं जहाँ पर अपना हीरो फाइट के टाइम पर था। उसका एक भाई वहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था जिसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। यूनफेंग वहाँ पे उसको इस हाल में देखकर बिलक बिलक के रो रहा था। उसका भाई वहाँ पर मरते हुए कहता है, बड़ी मुझे माफ कर देना, मैं इससे ज्यादा तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। इस बात को बोलते हुए वो वहाँ पर अपने पास से एक फोटो निकाल के देते हुए कहता है, प्लीज उनके पास जाकर उनके अंदर उम्मीद जगाओ। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें उसी फोटो वाली लड़की को दिखाते हैं जो कि अब बड़ी हो गई थी। वहाँ पर बहुत सीरियस लुक देते हुए कहती है, हर कोई वैसे भी मर जाता है, अगर कोई बिना किसी एम की जिंदगी जी रहा है तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या मतलब है। मैं बस बिना किसी पछतावे के और बिना किसी चिंता के साथ मरना चाहती हूँ। उसी के सामने एक लड़की बहुत ज्यादा जख्मी हाल में थी। वो वहाँ पर अपने चोट पे कस के हाथ रखते हुए कहती है, बकवास करना बंद करो, भले ही तुम सब मुझे बुरा कहते हो, मैं अभी भी अपनी जिंदगी की कीमत पर अपने तरीके से इस दुनिया में जवाब खोज रही हूँ। सबसे ताकतवर इंसान ही आखिरी में फैसला लेगा। इसी के साथ हमें वहाँ पर हेक्सिन दिखाई जाती है जो नाइन टेल फॉक्स थी। वो वहाँ पर हंसते हुए कहती है, नाइन टेल फॉक्स क्लैन अपनी जिंदगी में एल्फ रेस की शांति को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अगर मैं उन्हें छोड़ दूँ तो मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होगी। उस सिचुएशन में मुझे सच में इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके कुछ समय बाद लियान जिन को दिखाते हैं जहाँ पर यूनफेंग जा रहा था। उसको गुड बाय कहते हुए फेंजी कहती है, लुओ फेंग अगर तुम मर भी जाओ तो भी मैं तुम्हें फिर से जिंदा करने का कोई तरीका खोज लूंगी, इसलिए जाओ और बिना किसी चिंता के लड़ो। इन सब मेमोरीज को देखते हुए बाई हॉक्सिन उनसे कहती है, तुम लोग को बधाई हो, तुम इन्फिनाइट के अल्टीमेट रिल्म तक पहुँच चुके हो और अब से दुनिया तुम्हारे सिद्धांत के अधीन चलेगी। बाई हॉक्सिन ने जैसे इस बारे में बोला था, जो उनकी बेटी वहाँ पर रो रही थी और अंधेरे में थी, उसके अंदर हिम्मत और प्यार दोनों जागने लगा था और वो धीरे धीरे करते हुए 6 साल से 10 साल, 10 साल से 15 साल, 15 साल से 18 साल उसकी एज वहाँ पर बढ़ने लगी थी। जितना बड़ा अभी उसका भाई है उस एज में पहुँचती है। वो अपने मम्मी पापा को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, मॉम डैड आप लोग यहाँ पर आ गए। ये टेंगू जब अपनी बेटी को वहाँ पर सही सलामत देखती है, वहाँ पर वो अपनी खुशी को रोक नहीं पाती और वहाँ पर रो रही थी खुश होते हुए। साथ ही यूनफेंग और ये टेंगू दोनों उसको खूब प्यार से गले लगाते हुए कहते हैं, ये तो बहुत बढ़िया हुआ मेरी प्यारी बेटी, तुम ठीक हो चुकी हो। दूसरे साइड में बाई हॉक्सिन उन लोग इतना खुश होते हुए देख रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आती है, ये तो कमाल हो गया छोटी बहन, आखिरकार तुम जाग गई हो। यूनफेंग और वो जितने भी लोग थे वहाँ पर उसके बड़े भाई को देखकर थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं। उसका भाई भी वहाँ पर अपनी सिस्टर को देखकर खुश था और तभी उसकी छोटी बहन वहाँ पर चिल्ला के कहती है, भाई तुम ठीक हो, ये तो कमाल हो गया। और इस बात को कहते हुए वो तुरंत भागकर अपने बड़े भाई की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है, वहीं पे रुक जाओ तुम। उसके ऐसे बदले रूप को देखकर जो उसकी छोटी बहन थी एकदम से हैरान हो जाती है और ये टेंग्यू भी उसको समझाते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। लेकिन उसका बड़ा भाई उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिस कारण शर्मिंदा होते हुए वो अपने सर को झुका लेता है और अफसोस करते हुए कहता है, जब से तुम जागी हो अब मेरे यहाँ पर बचे रहने का कोई अस्तित्व नहीं है और अब मैं। जैसे ही वहाँ पे वो कुछ आगे बोलने वाला था, तभी अचानक से यूनफेंग उसके पास आकर उसके कांधे पे हाथ रख देता है। यूनफेंग को एकदम से अपने पास देखकर जो उसका बेटा था वहाँ पे शॉक्ड हो जाता है और पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, कहीं मुझे दोबारा से पेल ना दे। साथ ही वहाँ पर घबराते हुए कहता है, पापा वो बात ये है। यूनफेंग वहाँ पे उसको रोकते हुए कहता है, कौन कहता है कि अब तुम्हारे अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है। उसका बेटा वहाँ पे शर्म के मारे सर झुकाते हुए कहता है, मैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पैदा हुआ था और मुझे तो कभी अस्तित्व में होना ही नहीं चाहिए था। यूनफेंग वहाँ पे उसको समझाते हुए कहता है, बेटे अपना सर ऊपर उठाओ और मेरी ओर देखो। जब वो ऊपर की तरफ देखता है, वहाँ पर यूनफेंग उसको इनकरेज करते हुए कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ से आए हो, मायने ये रखता है तुम यहाँ हो और अस्तित्व में हो। तुम एक अच्छे भाई हो जो अपनी छोटी बहन को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करता है। मैंने यहाँ पर खुद अपनी आंखों से देखा है, तुमने तो मुझसे बेहतर काम किया है। इस बात को कहते हुए यूनफेंग वहाँ पे फीलिंग से भर गया था। साथ ही वहाँ पर अपने बेटे को तुरंत घसीटकर अपने सीने से लगा लेता है और वहाँ पे उससे प्यार करते हुए कहता है, मेरे बेटे मुझे तुम पर नाज है। यूनफेंग ने जैसे इस बारे में बोला होता है, दूसरे साइड में जो उसका मास्क था वो धीरे धीरे करके टूटने लगा था, क्योंकि दोस्तों ये एक बैरियर के तरीके काम कर रहा था। और हमको पता चलता है जो उसका बेटा था आज अपने पापा के सीने से लगकर बहुत जरा ब्लग ब्लग कर वहाँ पर रोते हुए कहता है,
क्या आप सच कह रहे हैं पापा? कुछ देर बाद यूनफेंग वहाँ पे फिर से उसको समझाते हुए कहता है, तो अब मुझे बताओ क्या तुम हमारी प्रीशियस फैमिली को प्रोटेक्ट करने में मेरा साथ दोगे? यूनफेंग की इस तरह की बात सुनकर आज ये टेंग्यू भी वहाँ पर रो रही थी, क्योंकि वो सोचती थी कि यूनफेंग हार्टलेस पर्सन है। और यूनफेंग वहाँ पर उसको समझाते हुए सीधे अपने बेटे को उसकी माँ और बहन की तरफ धक्का देते हुए कहता है, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हो? ऐसे मूवमेंट में तुम हैरान कैसे रह सकते हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि यहाँ पर क्या हो रहा है? जाओ जल्दी करो, अपनी बहन और अपनी मम्मी से जाकर मिलो। अपने पापा की बात को समझते हुए वो धीरे धीरे करके वहाँ पर आगे बढ़ते हुए कहता है, मम्मी मेरी छोटी बहन। और इस बात को कहते हुए वो बहुत जोर से रो रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसकी बहन और उसकी मॉम तुरंत उसको आकर खूब कस के गले लगा लेती हैं। इस तरह से अचानक अपनी मॉम और अपनी बहन के गले लगने के कारण वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और साथ ही फीलिंग के साथ में वहाँ पर रोने लगा था, क्योंकि उसने भी कभी ये चीज नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। यूनफेंग भी वहाँ पर इन सब चीजों को देख रहा था और बाय हक्सिन भी इसी चीजों को देखकर वहाँ पर खुश हो रही थी, क्योंकि आज उन दोनों ने एक फैमिली को एक कर दिया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर रियल वर्ल्ड में आ जाता है, ये टेंग्यू के ऑफिस की बिल्डिंग पे, जहाँ पर ये टेंग्यू और उसकी बेटी बाय हॉक्सिन को गुड बाय कर रही थी, क्योंकि वहाँ पर भी यूनफेंग के बच्चे हैं यार, उनको संभालना है। और दोस्तों मेन मजेदार बात तो ये है, ये टेंग्यू की जो पहले लड़का था अब एकदम से चेंज होकर वहाँ पर लड़की बन चुका है। जब वो लोग बाय हॉक्सिन को गुड बाय कर रहे थे तभी उसका भाई वहाँ पर सोल फॉर्म में अपेयर होते हुए कहता है, हे यूनफेंग, यूनफेंग मेरी तरफ देखो। उसको देखकर यूनफेंग एकदम से शॉक्ड होते हुए कहता है, अबे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुमने अपनी बॉडी से निकलकर सोल बॉडी पर मुझे ढूंढने पे मजबूर हो गए? उसका भाई वहाँ पर सर खुजलाते हुए बहाना बना के कहता है, अरे मिस लिंग, मिसी आप कैसे हैं? अपने भाई को इस तरह से उन दोनों को ग्रीट करते हुए देखकर यूनफेंग हैरान होते हुए कहता है, क्या इन सब चीजों के बारे में तुम्हें कैसे पता? उसका भाई फिर से वहाँ पे बहाने बनाते हुए कहता है, अरे वो बात ये है, आपके फैमिली में शामिल होने के समय और इस बच्चे की एज और मिस लिंग की चीजों को समझते हुए साथ ही मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने अभी तक शादी नहीं की बिना किसी सबूत के। ये समझना मेरे लिए कठिन नहीं था कि ये आपके ही बच्चे हैं। अपने छोटे भाई के मुंह से इस तरह की बात सुनकर यूनफेंग अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका भाई धीरे से आकर उसके कान में बोलता है, यूनफेंग हमारी ईस्ट साइड की प्राइम मिनिस्टर अभी भी एक बहुत जरूरी कैबिनेट मीटिंग में शामिल होने के लिए तुम्हारा वेट कर रही है। अपने भाई की बात सुनकर यूनफेंग को वहाँ पर उस लेडी के बारे में याद आती है। तभी उसका भाई बताता है, वो अभी इतने गुस्से में है क्योंकि वो तुम्हारे तक पहुँच नहीं पा रही है, इसलिए मैंने अपनी सोल फॉर्म का तुरंत इस्तेमाल करते हुए तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ पर आ गया। हेलो गाइस, आपको मेरा वीडियो यहाँ तक देखने में मजा आया है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।